हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिलन शाह फ्रॉम इजी लर्निंग सेंटर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस सीखने वाले हैं। तो टेंस को सीखने से पहले टेंस वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है वो समझ लेते हैं। तो टेंस का मतलब होता है टाइम की सेंस। तो टाइम और सेंस ये दोनों चीजें मिल के टेंस बना है, ऐसा याद रख लीजिए। तो जो चीज हमें टाइम की सेंस दे कि किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसे बोलते हैं टेंस। तो कौन से समय की बात हो रही है वो टेंसिस से ही पता चलता है। टेंस की जो भी चीजें आती है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उससे ही पता चलता है। इसलिए टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस सेंस। देखिए यहाँ व्हाट इज टेंस। टाइम एंड सेंस आर द टू वर्ड्स दैट मेक्स द वर्ड टेंस। टेंस टेल्स अस अबाउट द सेंस ऑफ टाइम इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा मानिए कि पप्पू नाम का आपका एक दोस्त है। वो आपको अगर ये कहता है कि आई वॉज डोंकी, तो आई वॉज डोंकी यानी मैं गधा था, मैं डोंकी था, यानी पास्ट में वो डोंकी रहा होगा। तो पास्ट में था, अभी नहीं है। वो कैसे पता चला? आई पर से पता चला, वॉज पर से पता चला या डोंकी पर से? सो डेफिनेटली वॉज पर से पता चला। आई को देख के पता नहीं चलता कि वो पास्ट की बात कर रहा है, और डोंकी को देख के भी पता नहीं चलता कि वो पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन ये वॉज है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसको देख के पता चलता है कि ये पास्ट में डोंकी था, ऐसा कहना चाहता है। अभी वो डोंकी ना रहा, अभी वो घोड़ा बन गया होगा। नेक्स्ट, आई एम डोंकी, तो मैं डोंकी हूं। अगर ऐसा पप्पू बोलता है तो इट मीन्स कि वो अभी डोंकी है, इन द प्रेजेंट। वो हमें पता चल रहा है। लेकिन वो भी कैसे पता चल रहा है? आई से तो पता नहीं चलेगा, डोंकी से भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एम के कारण पता चलता है, क्योंकि एम है ना प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है। ओके। अभी अगर वो बोलता है कि आई विल बी डोंकी, मैं डोंकी बनूंगा ही, तो ना वो पास्ट में डोंकी था ना अभी है, लेकिन भविष्य में उसकी इच्छा है डोंकी बनने की। तो वो भविष्य में बनने की इच्छा है, वो बनना चाहता है, और भविष्य में वो डोंकी बनेगा। वो कैसे पता चलेगा? भविष्य की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो विल बी पर से पता चला। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब है तीनों तीन, ये टेंस के पार्ट है मेन। और इससे टाइम की सेंस होती है हमें कि ये स्टेटमेंट कौन से टाइम के लिए यूज हो रहा है, ये पप्पू कौन से टाइम की बात कर रहा है। वो टाइम की सेंस ये हेल्पिंग वर्ब के कारण ही हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं टाइम की सेंस इज इक्वल टू टेंस। ओके। अभी टोटल टेंसेस कितने हैं? तो मेन 3 टेंसेस है, आपको पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इन सबके 4 टेंसेस है, 4 टेंसेस फॉर इच। सो टोटल हो गए 12। तो जैसे कि पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, सभी के सिंपल। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सिंपल 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 तीनों, कंटिन्यूस 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 तीनों, परफेक्ट 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 एंड परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यू। तो कंटिन्यू और परफेक्ट का ये मिक्सिंग है। ओके, तो ये 12 टेंसेस के बारे में हम वन बाय वन सीखने वाले हैं और एकदम से डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आपको अब तक टेंसेस में कंफ्यूजन रहा है तो ये वीडियो सब देखने के बाद आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन उसकी गारंटी तभी है जब इसके पहले जो कुछ चीजें आपको करनी है वो आपने बेसिक कर ली है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब का जो टेबल मैंने भेजा था आगे 2-3 दिन पहले, वो आपने ठीक कर लिया होना चाहिए, याद रख लिया होना चाहिए। दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब फॉर्म सबके याद होने चाहिए आपको। जैसे कि गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, फोर्थ गोइंग एंड गोस। तो मेन ये 3 है, ये तो इजी है। डू का होता है डिड, डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन। फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड एंड थर्ड होता है फाउंड। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सभी फॉर्म आपको जितने भी काम के वर्ब है वो सबके याद होने चाहिए, क्योंकि ये टेंसेस में इनके अलावा तो कुछ काम ही नहीं होगा। ये तो आने ही चाहिए।
अगर आपको ये नहीं आता तो आप बहुत ही गड़बड़ करेंगे वर्ब फॉर्म्स में। ओके, सो इसको याद रख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसकी डेफिनेशन को समझते हैं पहले। सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज हैबिट, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन एंड टाइम टेबल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किस चीज में होता है, कब होता है, ये यहाँ बताया गया है। तो अगर आपको किसी हैबिट की बात करनी है अपनी, जस्ट लाइक आई ईट स्वीट एवरी डे, तो मुझे हर रोज स्वीट खाने की आदत है, तो एक आदत है ये, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात होगी। कोई जनरल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ऐसा ट्रूथ जिसको पूरी दुनिया मानती है, सभी देश मानते हैं, सब लोग मानते हैं, मानना ही पड़ता है। बाय एग्जाम्पल, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। तो वो हम लोग मानते हैं इंडिया वाले, लेकिन वो पाकिस्तान को भी मानना पड़ता है और चाइना को भी मानना पड़ता है। पाकिस्तान के लोग ये नहीं कह सकते कि ना, हमारा पाकिस्तान और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास चक्कर नहीं लगाती है, हमारी पृथ्वी के आसपास सूर्य चक्कर लगाता है, हम तो जहां खड़े रह जाते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं, सूर्य को चक्कर लगाना हो तो लगाए, हम नहीं लगाएंगे। ऐसा वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। डेली रूटीन की बात है, हर रोज हमें जैसे कि 10 बजे स्कूल जाते हैं या 8 बजे स्कूल जाते हैं, तो वो रूटीन की बात हो गई। तो आई गो टू स्कूल इन मॉर्निंग 8 AM एवरी डे, तो रूटीन की बात हो गई, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही कह पाएंगे अगर इंग्लिश में कहना हो तो। टाइम टेबल कोई टाइम टेबल की बात है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। देखते हैं तो उसका फॉर्मूला कैसा आएगा। तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इन द सेंस आई वी यू ही सी इट दे, फिर नाउन हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं। उसके तुरंत बाद वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वाज वर नहीं आएगा, लेकिन तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, ये याद रखें। वर्ब दो तरह के आएंगे उसमें, या तो एस ई एस लगा हुआ हो पीछे, जस्ट लाइक प्लेस, गोस, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, प्योर वर्ब फॉर्म, जैसे कि प्ले या गो, तो प्योर वर्ब फॉर्म है। लेकिन कब एस ई एस वाला वर्ब फॉर्म लगाना है और कब सिंपल लगाना है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का जो टेबल वाला वीडियो मैंने भेजा है 3-4 दिन पहले, उसमें मैंने ये चीज समझाई है। अगर नहीं देखा है तो वापस देख लीजिए, और भूल गए हो तो भी वापस देख लीजिए, तो ही ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एस सी एस वाला वर्ब कब लगेगा, तो ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन हो गया, तो ये ही सी इट हेल्पिंग वर्ब टेबल में कहाँ आते थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो ही सी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर या नाउन, वो जब हो तब एस ई एस वाला फॉर्म आएगा। तो राइट का होता है राइट्स, रेन की जगह रेन्स, गो की जगह गोस, इसमें ई एस आएगा। कुछ कुछ ई एस वाला है, बाकी एस वाला है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब आएगा, कब एस ई एस नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगा खाली, नो रीड ट्राई। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जितने भी हैं, जैसे कि आई है, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, वो सभी में कोई एस या ई एस नहीं आएगा, वर्ब ही आएगा, नो रीड ट्राई। ओके, कुछ भी नहीं लगाया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बस लगा दिया है, और पीछे तो सेंटेंस जो भी होता है पूरा लिख देना है। ओके, तो बहुत इजी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है या फिर एस ई एस वाला वर्ब फॉर्म यूज करना है। कब एस ई एस वाला करना है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब, मतलब कौन सा वर्ब यूज करना है वो डिसीजन लेने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि सिंपल ले लूं या एस ई एस वाला लूं। ओके, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जस्ट लाइक ही राइट्स अ लेटर टू हिज पेरेंट्स, इसका अगर नेगेटिव करना है तो कैसे करेंगे तो लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं,
ही नॉट राइट्स अ लेटर टू हिज पेरेंट्स, नॉट लगा देते हैं खाली, तो वो गलत इंग्लिश हो गया। देखते हैं कैसा बनता है इसका नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट लगाना है, दो में से एक, दोनों नहीं लगाना है। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, ओनली फर्स्ट, एस वाला भी नहीं, ओनली फर्स्ट ही फर्स्ट। तो कब डू नॉट लगाना है लेकिन, और कब डज नॉट लगाना है? तो जब हमारी इच्छा हो डू नॉट की तो डू नॉट, और डज नॉट की तो डज नॉट। ऐसा नहीं है, इसके रूल्स है, उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ लीजिए। जस्ट लाइक ये एग्जांपल देखिए, ये पूरा मत देखिए, जो मैं दिखाऊंगा ना वही देखिए। सी लाइक्स स्विमिंग, ओके। तो ये जो लाइक्स है ना, उस पे दो चीजें हैं, एक तो लाइक प्लस डज। ये जो एस है ना, तो अंदर डज घुसा हुआ है ऐसा माने। भाई एग्जांपल आप इमेजिन करें कि ये लाइक है ना, एक ड्रम है बड़ा सा, पानी भरने का 200 लीटर का ड्रम आता है ना, वो ड्रम है, और वो हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है नीचे जमीन पे, और उसके अंदर ये डज नाम का एक कुत्ता अंदर घुस जाता है। लेकिन वो कुत्ते की जो ये पूंछ है ना, वो एस है, तो ड्रम में पूरा कुत्ता चला गया लेकिन उसकी पूंछ बाहर दिख रही है। ओके, तो ये ड्रम लाइक, और ये पीछे एस नाम की उसकी पूंछ, तो ये पूंछ को पकड़ के कुत्ते को खींच के बाहर निकाल दिया, तो ये पूरा कुत्ता डज नाम का बाहर आ गया। तो लाइक अलग हो गया और डज अलग हो गया। ओके, दो चीजें इसमें थी, ड्रम भी था और कुत्ता भी था। बस अभी इस कुत्ते को यानी डज को हमें नेगेटिव करने के लिए यूज करना है सेंटेंस को। तो ये डज को सब्जेक्ट के बाद ले लीजिए, सी डज, उसमें नॉट लगा दीजिए, सी डज नॉट, एंड लाइक। अभी इसमें लाइक्स है तो हमने लाइक क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ये एस तो यहाँ लग चुका है, कुत्ता तो बाहर आ चुका, इसलिए यहाँ लाइक लगाएंगे। सी डज नॉट लाइक स्विमिंग। ओके, तो ये हुआ मेमोरी टेक्निक से याद रखने का रास्ता। अभी मैं आपको ऑफिशियल रास्ता भी बता देता हूँ कि कब डज नॉट आएगा और कब डू नॉट आएगा। सिंपल है, जो आगे के स्टेटमेंट में हमने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में, हेल्पिंग वर्ब टेबल में मैंने सिखाया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन है, तो डज यूज होता है, और आई वी यू दे या प्लुरल नाउन है तो डू यूज होता है। वो हमने हेल्पिंग वर्ब टेबल में सीखा था, वो लो यहाँ पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन लगे, याद ना रहे, तो ये रास्ते से भी पता चलेगा। अगर पीछे एस है तो समझ जाइए कि इसमें डज छुपा है, तो डज नॉट लगा देना है। अब ये देखिए, दे लाइक स्विमिंग, तो इसमें पीछे एस नहीं है, तो इट मीन्स बिना पूछ वाला कुत्ता गया है अंदर, लेकिन कुत्ता तो है अंदर। तो लाइक प्लस डू, ये दो चीजें ये लाइक के अंदर छुपी हुई है, तो ये डू को, कुत्ते को बाहर निकालो डू नाम के, तो लाइक प्लस डू, तो ये डू यूज होगा नॉट लगाने के लिए। सी डू नॉट लाइक स्विमिंग, सिंपल। सो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन, वापस एक बार बताता हूँ, ये है कि कब डू नॉट लगाऊं और कब डज नॉट लगाऊं। ऑफिशियल मैनर में याद रखना है आपको, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके पीछे डज ही आता है, और अगर उसके अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है तो डू आता है। ओके, अगर इस तरह से आपको याद ना रहे तो मैंने जो मेमोरी टेक्निक बताई उसके हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। आई राइट अ लेटर टू यू, तो ऐसे यस नहीं है इसलिए डोंट लगाया, डू नॉट। आई डोंट राइट अ लेटर टू यू। सी लाइक स्विमिंग, सी डज नॉट लाइक स्विमिंग। ओके, एक बात समझ लीजिए, ये स्टेटमेंट को जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है अफर्मेटिव में से नेगेटिव, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं इस हिसाब से नहीं किया है, लेकिन आपको ये टेंस क्लियरली समझ पड़े, इसका फॉर्मूला और फॉर्मेट समझ में आए, उस हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म किया है। बाकी एज पर द ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, अगर हम किसी स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको मीनिंग में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ तो मीनिंग बदल रहा है, क्योंकि हमने उस चीज को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें टेंसेस सीखने हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जब आएगा तब सीखेंगे। आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क जिसमें आता है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा? तो डू एंड डज आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट पीछे जाएगा,
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, दूसरा कोई नहीं, और क्वेश्चन मार्क एक आएगा पीछे। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। इट रेन्स हैवीली इन द मॉर्निंग, तो कब डू नॉट लेना, कब डू लेना है और कब डज लेना है, इसमें भी सेम। तो सेम रूल्स इसमें भी। अगर इसमें एस एस पीछे दिखे तो समझ जाए रेन के अंदर डज छुपा हुआ है, तो उसको बाहर निकाल के आगे ले लीजिए, तो डज आ गया। सब्जेक्ट उसके पीछे डज इट। रेन्स में से एस तो निकल गया, यहाँ पर आ गया, तो अभी रेन ही रह गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैवीली इन द मॉर्निंग। बाकी जो भी सेंटेंस है पीछे चिपका देना है। फिर क्वेश्चन मार्क, यू करेक्ट योर मिस्टेक। तो इसमें एस एस नहीं है, इट मीन्स कि डू छिपा है ऐसा मान लीजिए, तो डू आगे, यू, डू यू करेक्ट योर मिस्टेक। ओके, वेरी इजी। खाली डू कब लगता है, डस कब लगता है, वो याद रखना है, बाकी तो बहुत ही इजी है। और इसमें एक खास बात, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। ओके, तो टेंसिस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है यहाँ पर खत्म होता है। अभी इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज ब्लैंक्स दी हुई है। एक एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है और दूसरी एक्सरसाइज में 14 ब्लैंक है, तो वो आपको फिलअप करनी है। ये करने से आपको थोड़ा इसके ऊपर ग्रिप आ जाएगा। कैसे फिलअप करनी है थोड़ा सिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको ये सब्जेक्ट दिए होंगे बैंक में, और ये सब्जेक्ट के बाजू में आपको ब्लैंक दी है, और फिर लेटर टू हिज पेरेंट्स ऐसा दिया होगा, और ये जो राइट है ना, वो यहाँ ब्रैकेट में दिया होगा, और कहा होगा कि इसका करेक्ट फॉर्म आप लिख दो। तो करेक्ट फॉर्म क्या आएगा, आपको ये सब्जेक्ट देखना है। ही सी इट सिंगुलर नाउन है, यस, तो राइट्स हो जाएगा। अगर आई वी यू ये सब है तो खाली राइट रहेगा। सिंपल। सब्जेक्ट देख के आपको क्या लिखना है वर्ब में, एस सी एस वाला या सिंपल, वो पता चलेगा। ओके, तो सब्जेक्ट लिखते जाइए और करेक्ट फॉर्म वर्ब का लिखते जाइए। बहुत ही आसान है, 2-3 मिनट का ही काम है, इतना इजी है ये। ओके, दूसरी बात की देखिए, इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे की चीज नहीं करते हैं तो पीछे की आपको समझ में नहीं आती है। वर्ब फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब टेबल आपका 100% क्लियर होना जरूरी है, तभी आपको टेंस समझ में आएगा। दूसरा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में नहीं आएगा तो आगे के कुछ जो दूसरे टेंस है वो भी समझ में नहीं आएंगे। दूसरा, ये टेंसेस समझ में नहीं आएंगे तो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल ऑक्सिलरीज और बहुत सारा इंग्लिश ग्रामर दूसरा भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी मेन बात कि आपको जो आप जो साइंस और एसएस में इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि वो सभी किताबें इंग्लिश में है, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो वो सभी चीजें भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको कौन सा फ्यूचर और कौन सा पास्ट और कौन सा प्रेजेंट, 12 डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस के अलग अलग समय का भाव है उसमें, वो आपको पता ही नहीं है। तो बुक में जो लाइन लिखी है ना, उसका मीनिंग भी आपको जो पता चलेगा ना, वो गलत गलत पता चलेगा, आप समझ ना पाएंगे। या फिर कोई इंग्लिश बोलेगा आपके सामने, तो इंग्लिश का जो एग्जैक्ट मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए ना, वो नहीं होगा, आप कुछ उल्टा ही समझेंगे, क्योंकि आपको टेंस ही नहीं पता, इसलिए टाइम की सेंस ही नहीं है कि ए स्टेटमेंट कौन से टाइम की बात कर रहा है ये आदमी। ओके, सो ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आती तो एक बार चल जाता है, लेकिन टेंस तो आपको आना ही चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ना आने से एग्जाम में 4 मार्क्स जाएंगे, लेकिन टेंस ना आने से आपके इंग्लिश में नहीं सभी सब्जेक्ट में मार्क्स जाएंगे, और लाइफ में आपकी इज्जत भी जाएगी, वो अलग। ठीक है, तो फिर मिलेंगे सेकंड नंबर के टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।